हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद में हम लोग संपूर्ण निबंध की महत्वपूर्ण बिंदु और पंक्तियों को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग के 4 निबंध हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपर्युक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? ऑप्शन ए मघा नक्षत्र से, ऑप्शन बी स्वाति नक्षत्र से, ऑप्शन सी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से या ऑप्शन डी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़कर देखते हैं। इस निबंध में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की जो आयु दी हुई है वो है 25 वर्ष से 40 वर्ष। अगर हम लोग उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध की बात करें तो इस निबंध का प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार कुबेरनाथ रॉय हैं और यह निबंध कुबेरनाथ रॉय के विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुबेरनाथ रॉय के निबंध संग्रह हैं। ऑप्शन ए बेहया का जंगल, ऑप्शन बी कामधेनु, ऑप्शन सी आगम की नाव या ऑप्शन डी दूसरी सतह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड केवल बीसी। कामधेनु और आगम की नाव ये दोनों ही निबंध कुबेरनाथ रॉय के हैं। कामधेनु का प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था और आगम की नाव 2002। बेहया का जंगल इसके रचनाकार हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। और दूसरी सतह शरद जोशी। ये शरद जोशी का निबंध संग्रह है और ये बेहया का जंगल कृष्ण बिहारी मिश्र का निबंध संग्रह है। अब हम लोग कुबेरनाथ रॉय के निबंध संग्रहों को देख लेते हैं क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रिया नीलकंठी 1968। ये कुबेरनाथ रॉय का पहला निबंध संग्रह है। दूसरा है रसाखेटक, गंधमादन, रसाखेटक 1970, गंधवादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1989, 1979, कामधेनु 1980, पत्र मणिपुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्र मधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का वृहद मास 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2002। कुबेरनाथ रॉय की प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी और दृष्टि अभिसार और ये आगम की नाव, ये निबंध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इनको तो ये तो आपको पता ही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें। ऑप्शन ए जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से हिनहिनाकर दे जाता है। ऑप्शन बी से ज्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। ऑप्शन सी जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। ऑप्शन डी
इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। ऑप्शन ई, तम्य व्यवस्था की पुतली घर की यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पहले नंबर पे आएगा सी, फिर डी, बी, फिर चौथे नंबर पे ए, फिर सबसे लास्ट में आएगा ई। यहाँ पे निबंध में जो आयु दी हुई है वो है 38 और यहाँ 40, 30, सॉरी यहाँ 39 है, 38 और यहाँ पे 45। ये हम लोग जब निबंध को पढ़ेंगे ना तब हम लोग ये देखेंगे। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुबेरनाथ रॉय की निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, कुबेरनाथ रॉय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। ऑप्शन बी, कुबेरनाथ रॉय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं। ऑप्शन सी, कुबेरनाथ रॉय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। ऑप्शन डी, कुबेरनाथ रॉय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। ऑप्शन ई, कुबेरनाथ रॉय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए, सी, डी। ये तीनों ही कथन जो है वो कुबेरनाथ रॉय के संबंध में सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ रॉय के सभी निबंधों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए, रसाखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार। ऑप्शन बी, दृष्टि अभिसार, रसाखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी। ऑप्शन सी, विषाद योग, दृष्टि अभिसार, रसाखेटक, महाकवि की तर्जनी। या ऑप्शन डी, महाकवि की तर्जनी, विषाद योग, रसाखेटक, दृष्टि अभिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसाखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी और दृष्टि अभिसार। इनका प्रकाशन वर्ष है 1970, विषाद योग 1973, महाकवि की तर्जनी 1989, दृष्टि अभिसार 1984। अब हम लोग इस निबंध के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, योग शास्त्र में मन की कितनी अवस्थाएं कही गई हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अवस्थाएं कही गई हैं। ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं। पहली है क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। ये 5 अवस्थाएं इस निबंध में योग शास्त्र में मन की बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शीश पर कांच फूटना शुरू हो जाता है, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, शुक और सारिका उदास हो जाते हैं, मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल वर्ण मार कन्याएं चौवा, चंदन और चित्रसारी का त्याग कर प्रवज्या का बलकल वसन धारण कर लेती हैं। यह परिवर्तन किस उम्र में होता है। ऑप्शन ए 40 के पहले, ऑप्शन बी 45 के बाद, ऑप्शन सी 30 के बाद या ऑप्शन डी 48 के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 के बाद यह परिवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने की आयु क्या है। ऑप्शन ए 40 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 45 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40 वर्ष। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में वर्षा ऋतु के नक्षत्रों की बात की गई है।
हम लोग इस निबंध के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसमें वर्षा ऋतु के नक्षत्रों की बात की गई है और 3 नक्षत्रों की बात की गई है। पहला नक्षत्र है मघा, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी, और अंतिम है उत्तरा फाल्गुनी। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला नक्षत्र कौन सा है और अंतिम नक्षत्र कौन सा है। तो इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। इसकी जो आयु दी है निबंध में, वैसे आयु दी नहीं है इसकी, इनकी आयु दी हुई है। उत्तरा फाल्गुनी की जो आयु दी हुई है वो 40 से 45 वर्ष दी हुई है। पूर्वा फाल्गुनी की 25 से 40 वर्ष। और मेरे हिसाब से जहां तक इसकी 25 वर्ष तक होगी, यह पता नहीं, आप लोग देख लेंगे इसका। इसकी आयु वैसे निबंध में दी नहीं है, इन दोनों की आयु निबंध में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धारा के हुक्म को अस्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है, जो तोड़ोगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। यह उद्धरण किस निबंध से उद्गृत है? ऑप्शन ए उठ जाग मुसाफिर, ऑप्शन बी संस्कृति और सौंदर्य, ऑप्शन सी कविता क्या है, या ऑप्शन डी उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध का ये उद्धरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, इस निबंध में लेखक ने मनुष्य जीवन और ऋतुओं नक्षत्रों में समानता दिखाने का प्रयास किया है। ऑप्शन बी, उत्तरा फाल्गुनी भाद्रपद की पहली नक्षत्र है। ऑप्शन सी, लेखक ने 40 वर्ष से ज्यादा जीने को असभ्यता, अश्लीलता और अनैतिकता कहा है। ऑप्शन बी, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध एक ललित निबंध है। ऑप्शन ई, इस निबंध में अध्यापक और छात्रों के बीच के संबंधों को भी आधुनिक दृष्टि से व्याख्यायित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, उत्तरा फाल्गुनी भाद्रपद की पहली नक्षत्र है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, उत्तरा फाल्गुनी भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र है। बाकी ये सारे ही ऑप्शन उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के संबंध में सही हैं। इस ऑप्शन में ललित निबंध की बात की गई है, तो ये ललित निबंध है और ललित निबंधकार पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट में लगे हुए 3 ललित निबंधकार इस यूनिट में लगे हुए हैं। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। निबंधकार हजारी प्रसाद, वीरनाथ रॉय, और विद्यानिवास मिश्र। ये 3 निबंधकार जो हैं ये ललित निबंधकार हैं, ये इनको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में लेखक ने जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र कहा है। ऑप्शन ए 30उत्तर दशक को, ऑप्शन बी 40वां दशक, ऑप्शन सी 48वां दशक, या ऑप्शन डी 50वां दशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30उत्तर दशक को जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र कहा है और जीवन का सार्थक काल भी कहा है इसको, इसी वर्ष को।
क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, युवा की अंग अंग में फास्फोरस जलता है और युवा मन उस फास्फोरस का रूपांतरण हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। ऑप्शन बी, पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है। ऑप्शन सी, एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि नदी की धारा क्षण प्रतिक्षण और होती जाती है। ऑप्शन डी, जवानी एक चमचम धारदार खडक है। ऑप्शन ई, जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो परंतु वह दांत झरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले नंबर पे आएगा ई, डी, फिर ए, सी, फिर सबसे लास्ट में आएगा बी। इस क्वेश्चन की ये वाली पंक्ति पेपर में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध को लिखते हुए लेखक अपने जीवन का कौन सा पावस झेल रहा है। ऑप्शन ए 30वां, ऑप्शन बी 32वां, ऑप्शन सी 38वां या ऑप्शन डी 50वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38वां पावस झेल रहा है। और इनकी उम्र भी दी हुई है 1972 ईस्वी भी दी हुई है। इन्होंने ईस्वी भी दी है कि 1972 में वो अपने जीवन का 38वां पावस झेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध किस निबंध संग्रह में संकलित है। ऑप्शन ए, विषाद योग, ऑप्शन बी, निषाद बांसुरी, ऑप्शन सी, आगम की नाव या ऑप्शन डी, रसाखेटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाद योग और प्रकाशन वर्ष है 1973, इसका 1974, 2002, रसाखेटक 1970। इसी तरह आपको इनके प्रकाशन वर्ष याद होने चाहिए, तभी आप लोग क्रम में लगाने वाले जो प्रश्न आते हैं उनको सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार फलागम और निमिसिस की दीक्षा किस आयु वर्ग के बाद होती है। ऑप्शन ए 40 के बाद, ऑप्शन बी 45 के बाद, ऑप्शन सी 25 के बाद या ऑप्शन डी 30 के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 है, बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है, इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे कीर्तिनाशक कर्मनाशक नक्षत्र मानते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में लेखक ने किस नक्षत्र के लिए कहा है। ऑप्शन ए मघा, ऑप्शन बी पूर्वा फाल्गुनी, ऑप्शन सी उत्तरा फाल्गुनी या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वा फाल्गुनी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेक्सपियर हिज ऑडियंस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी नीरेंद्र नाथ रॉय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरेंद्र नाथ रॉय। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में किसका नाम नहीं आया है। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी नीत्शे या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीत्शे का नाम नहीं आया है। वैसे इस निबंध में बहुत सारे लोगों का नाम आया है।
तो यहाँ से हम लोग के प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम लोग उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध को देखेंगे। जैसे कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि इस निबंध का प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। ये निबंध विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है। अब हम लोग निबंध को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। अभी हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। और पहली नक्षत्र है मघा, ये हम लोग अभी बीच में देखेंगे। हमारे जीवन में गधे पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भद्रपद के अशनि संकेत मिलने लगते हैं और 30 के वर्षों में हम विधुन में भद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी शिक्षा कृतार्थ होती है। फिर 40वें लगते लगते हम भद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंग दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। वास्तव में सृजन, संप्रक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह 30 और 40 के बीच, फिर 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। देखिए यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी का समय भी दिया हुआ है, 40 से 45 के बीच। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की षट ऊर्मियों में थकावट आने लगती है। अस्ति जयते वर्धते, ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगती है, उसका वेग कम होने लगता है और इनके विपरीत 3 विप्रीणमते, अपच्छियते, विनश्यति प्रबलतर हो उठती है, उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। वे शरीर में बैठी रिपुओं के साथ साँठ-गाँठ कर लेती हैं और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। 45 वर्ष के बाद शरीर पर कास फूटना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन था ना, ये पंक्तियां दी हुई थी और पूछा गया था ये किस उम्र का वर्णन किया गया है, तो 45 वर्ष के बाद। इसी तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है और शुक और सारिका उदास हो जाते हैं। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर भी जाके पढ़ सकते हैं। इस निबंध को वहाँ पे भी मैंने इसकी पीडीएफ को शेयर कर दिया है और ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपको जब सारे निबंध खत्म हो जाएंगे तब आपको ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूँगी हिंदी साहित्य साधना टेलीग्राम चैनल पे। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल वर्ण मार कन्याएं चौवा, चंदन और चित्रसारी त्याग कर प्रवज्य का बलकल वसन धारण कर लेती हैं। अतः बचपन भले ही निर्मल प्रसन्न हो, गधे पचीसी भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ढालकर 45 के बीच पड़ता है। तो पेपर में प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जीवन की सार्थकता जो है वो किस आयु पर निर्भर करती है, 25 और 40 या 45 के बीच। इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है, यानी 25 से जो पहले। तो ऐसे प्रश्न पेपर में आ सकता है कि हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल कौन सा है। तो 25 से पहले का जो समय है 25 वर्ष से, वो जीवन की भूमिका और तैयारी का काल है इस निबंध के अनुसार। इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा होती है। 45 के बाद जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। देह भले ही 1 मधु 2 मधु असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले, इस 25-45 की अवधि में असल हीर रचती है तीसोत्तरी। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है कि असल हीर रचती तीसोत्तरी की आयु
पूछी जा सकती है। तो 25 और 45 की बीच का समय जो है वो असल ही रचित तीसोत्तरी है। तीसोत्तरी के वर्षों का स्वभाव शाण पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार नया तेज चढ़ता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक ब्रह्मा की अत्यंत सुंदर तीसोत्तर युवा मूर्ति को देखा था। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सर्जक है, सृष्टिकर्ता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो, परंतु दांत झरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है? उसे तो अनुभवी पुंगव तीसोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकार करना होगा। जवानी एक चमचम धारदार खडक है। उस पर चढ़कर असीधारा व्रत या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा के अंग अंग में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ से सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, शूरवीर की, विद्रोह की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। तो श्वेत केश वृद्ध के रूप में किनकी कल्पना नहीं की जा सकती? सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, शूरवीर की। इतने लोगों की कल्पना श्वेतकेश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवक के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचीन है। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सर्मन ऑन दी माउंट में यानी गिरी शिखर प्रजनन में दिया था। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है कि यीशु क्राइस्ट ने अपना प्रथम संदेश कहाँ दिया था? तो सर्मन ऑन दी माउंट में दिया था और 33वें वर्ष उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की उम्र में वनवास हुआ था। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13 वर्ष बाद अर्थात सीता के 30वां पार करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई। अतः 30वां वर्ष सदैव वर्ण के ब्रह्म मुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वर्ण और तेज के दाह से अविष्ट रहता है। तीसोत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। तो किसको जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र कहा गया है? तीसोत्तर दशक को। यह काल गधे पचीसी के विपरीत एक क्षुद्रधार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। 40 लगने के बाद 45 यथा स्थिति की उत्तरा फाल्गुनी चलती है। तो यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी की एज दी हुई है, पर इसमें जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियाँ परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती हैं और प्राणशक्ति अवरोहण की उन्मुख हो जाती हैं। इसके बाद अनुकूल उर्मियाँ स्पष्टता थकहर होने लगती हैं और प्रतिकूल उर्मियाँ प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे रिपुओं से मेल कर बैठती हैं। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और रति प्रतिकूल लगने लगती है, बुद्धि का तेज घट जाता है और
स्वीकारपंथी कन्फर्मिस्ट होने लगती है और आत्मा की दाहक तेजोमयी शक्ति पर विकार का धूम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण आती है दोस्तोयेव्स्की, जिसने 40 वर्ष के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। तो ऊपर बात हुई थी महात्मा बुद्ध की, रामचंद्र की और यीशु क्राइस्ट की, और यहाँ पे ये दूसरा नाम आया है दोस्तोयेव्स्की, जिसने 40 वर्ष के जीवन के 40 वर्ष के बाद जीवन को धिक्कार दिया था। मैं 40 वर्ष जी चुका, 40 वर्ष ही असली जीवन काल है। तुम जानते हो 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 के से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ना, जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है, ये उम्र यहाँ दी हुई है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग, व्यर्थ लोग। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। ये जो पंक्तियाँ हैं ये यहाँ से ली गई हैं। दोस्तोयेव्स्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ ना लिया जाए तो मेरी समझ में इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्धन सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर हास होने लगता है। पर मैं साठा तब पाठा की उक्ति वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ। यहाँ पे लेखक अपनी बात कर रहे हैं। इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूँ। यद्यपि दोस्तोयेव्स्की की मूल थीसिस मुझे सही लगती है। शक्ति क्षय की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ हो जाती है, यद्यपि वह अस्पष्ट रहती है। मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। तो ये इस निबंध को लिखते समय 1972 ईस्वी में अपना 38वां पावस लेखक झेल रहे हैं। पूर्व फाल्गुनी का विकारग्रस्त यौवन जल पी पी कर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोह मूढ़ होने वाला हूँ। भाद्रपद की पहली नक्षत्र है मघा। मघा में अगाध जल है। पृथ्वी की तृषा और अश्लेषा और मघा के जल से ही तृप्त होती है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो अगले साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी मघा का जल श्रेष्ठ है। मघा मेष की झड़ी, झकोर का स्तव गान कवि और किसान। मघा की झड़ी का स्तव गान कौन कौन करते हैं? पेपर में इस तरीके का प्रश्न आ सकता है, तो कवि और किसान दोनों ही करते हैं। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। मघा बरसी मानो दूध बरसा, मधु बरसा। इस मघा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी। तो भाद्रपद की दूसरी नक्षत्र जो है वो है पूर्वा फाल्गुनी, या मघा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी, जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी, जो कि भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र है। तो पहली नक्षत्र हो गई मघा, दूसरी पूर्वा फाल्गुनी और अंतिम नक्षत्र हो गई उत्तरा फाल्गुनी। 3 नक्षत्रों की ही इस निबंध में बात की गई है। जो समूचे पावस में मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्वा फाल्गुनी भोग रहा हूँ, यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। 40 आने में अब कितनी देर ही है। आज तक पूर्व फाल्गुनी का अंतिम पान पात्र मेरे होठों से संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। ये पंक्ति पीवाईक्यू में भी हम लोग देख के आ चुके हैं। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय, प्रेय, गति, मुक्ति कुछ भी ना हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं। यह
जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। तो यहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी की पिक की स्टेज पर है लेखक। अब पूर्वा फाल्गुनी का टाइम हम लोगों ने ऊपर देखा था 25 से 40। फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग बज रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नट्टिन अर्थात उत्तरा फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं तृषा, रति, आरती को एक साथ देख रहा हूँ। कंचन पद्म, क्रांतिकर पल्लव, कुड़ित केश, बिंबाधार, विशाल बंकिम भ्रू, दक्षिणावर्त नाभि और त्रिवल्ली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ और इसको आगमनी में अपने भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उपंग एक विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चटाक चटाक पड़ती हैं और अनहत नाद का छंदोबद्ध रूप निकलता है और बीच बीच में हिचकी के साथ। यह हिचकी भी उसी काल विदूषक की भड़ैती है और यह उपंग के तालबद्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। यहाँ तक की जो पंक्तियाँ थी इस निबंध की वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ केवल देखते हुए चलेंगे। मैं अपने भीतर बजते यौवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकारों का छक्कर पान कर रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परम पद के भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अगर आप लोगों को ये पूरा निबंध पढ़ना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिससे बाहर बाहर शरद शिशिर, पतझड़, हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाएं, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह रहकर मैं स्वयं अपने से ही पूछता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न की चिंता की थी और उक्त चिंतन से जो समाधान निकाला उससे मैंने कार्य रूप में परिणत कर दिया। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है, एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और ही होती जाती है। काल प्रवाह भी एक नदी और इसकी भी कोई बूंद नहीं है। यानी काल प्रवाह को भी एक नदी के समान बताया है लेखक ने। काल प्रवाह यानी कि समय की चाल को। अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। उस दिन तो मैंने सीधा साधा उत्तर ढूंढ निकाला था, ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर। अर्थात मैं कोई नौकरी ना करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इस आशा में इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण में क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। जब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर सर, आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया, इन्होंने यानी कि बाल्यखिल्य सहचर गण, तब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध है।
क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्न मस्ता राजनीति के रंग रूट हैं, कुछ ही दूर तक, आधे रास्ते तक ही जा सकता हूं। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नए पुरुरवा, पुरुरवा का शब्दार्थ होता है रवों, आवाजों या नारों से आक्रांत पूरित पुरुष, यह आवाजों या नारों से पूरित पुरुष पुरुरवा का अर्थ होता है। ययाति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, पुरुरवा नई पीढ़ी का। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरुरवा जो है वो नई पीढ़ी का प्रतीक है और ययाति जो है वो पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है। यदि मुझे यौवन उधार देंगे भी तो बदले में मुझे काबंद में रूपांतरित होने को कहेंगे। मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूंगा? छिन्न मस्ता पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन, मुख, कान के इस उधार प्राप्त यौवन का नया अर्थ होगा रूप, रस, गंध और गान से वंचित रह जाऊंगा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर अमृता कला की गांठ होगी, उसे ही मुझे आविष्कृत करना होगा। जो बाहर बाहर अप्राप्य है वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूंगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। मैं मानता हूं समाज और शासन में शब्दों के व्यूह के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कॉपिन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए। नई पीढ़ी को, अर्थात हमें और हमारे बाल खिलने को, अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दे, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे, अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पट पर काढ़ने का अवसर पा सकें। अब ये इंपॉर्टेंट पंक्ति यहाँ है। डॉक्टर राधाकृष्ण या आचार्य विनोबा भावे। आप लोग देख रहे हैं कितने लोगों का नाम आ चुका है यहाँ पे इस निबंध में। कि राय को उद्धृत करूं तो वह क्रांति के इन दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की 3 होगी। अतः मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत करता हूं। 1922 में लेनिन ने लिखा था कि उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारी विज्ञान, सारी यांत्रिक को स्वीकृत कर लेना होगा, उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ ना समझ लें कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज नहीं, और न यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। यह बात स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की होती तो बड़ी आसानी से कह देते, मारो गोली, सब बुर्जुआ बकवास है। ये पंक्तियां देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां किस निबंध की हैं, पर कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नीरेंद्र नाथ रॉय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस पर उद्धृत किया है। यहाँ पृष्ठ संख्या भी दी हुई है। आज प्रायः लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा हूँ, मूल्य भंजन कर रहा हूँ। अरे बंधु, जोखिम उठा रहे हो या नाम कमा रहे हो, यह तो आप अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जगत प्रसिद्ध
जागृत सिद्ध करने का सबसे सटीक तरीका शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता है। जोखिम तुम नहीं उठा रहे हो, तुम तो धार के साथ बह रहे हो, और यह बड़ी आसान बात है। आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धारा के हुक्म को स्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है? जो तोड़ोगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। यदि हम अपना घर द्वार फूंक कर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्मभोगी नीरो की संतान नहीं है, तो हमें इस नदी से समर करना होगा। यही हमारी जीजी विषय की मांग है। और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है, वह नई पीढ़ी की बात हो या पुरानी की, मुमुक्षा की मुक्ति का भोग है। यह सब विद्रोह नहीं, बुर्जुआ डेथविश का नया रूप है। और फिर यहाँ एक पंक्ति है कि पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई हैं: क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के 2 भिन्न संस्करण हैं, अतः ये दोनों त्याज्य हैं। यह पुतली घर ऐसा है, इसमें अनुशासित, संयमित, तालबद्ध कत्थक ही चल सकता है, अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई ना कोई भयावह पुतली एक ही झपट्टे में हड्डी आंत तक भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में से कोई विष कन्याएं भी हैं। अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करके इस उत्तरा फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दूं। बाहर चाहे शरद बहे या निदाद हूँ करे, तब मैं अपने बाल खिल्लों के सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतली घरों का छंदबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 o'clock, 5 बज गए। और कोई मेरी शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा, बहुत हुआ, बहुत भोगा, अब नहीं, अब अहम अमृतम इच्छामि, अहम वानप्रस्थ चरिष्यामि। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा, अर्थात मैं वानप्रस्थ को चला जाऊंगा, लोकारण्य में खो जाऊंगा, अपरिचित वृक्षोपम अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थाणुओं के महाकांतर में। पर अभी नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर की सांड की तरह जवान हूं। तो यहाँ से हमारी उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध की महत्वपूर्ण पंक्तियां खत्म होती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।